अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर चुके होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, और पाकिस्तान एथलेटिक्स के उफ़क़ पर एक नया सितारा उभरने को है। मोहम्मद यासिर सुल्तान, जो इस वक्त मुल्क के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर हैं, इस वक्त जनूबी कोरिया में होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भरपूर तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही यासिर हैं जिन्होंने 2023 में बैंकॉक में कांसी का तमगा जीतकर अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाया, और अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से वो मैदान में हैं और इस बार न सिर्फ तमगे का ख्वाब है बल्कि वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई करने का हदफ लिए हुए हैं। लाहौर के पंजाब स्टेडियम में उनकी तरबियत का मुशाहिदा करने पर यह साफ जाहिर हुआ कि वो नहायत संजीदगी से अपनी सलाहियतों को निखारने में मसरूफ़ हैं। कोच फयाज बुखारी की ज़ेर निगरानी यासिर अब 85 मीटर से ज़ायद की थ्रो की अहलियत भी हासिल कर चुके हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। और अगर वो एशियन चैम्पियनशिप में 85.50 मीटर की मतलूबा थ्रो करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 2 जेवलिन थ्रोअर्स यासिर और अरशद नदीम ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही और जेवलिन थ्रो स्टार मोहम्मद यासिर सुल्तान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे इस टॉपिक पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यासिर सुल्तान जैसे जो एथलीट हैं, जो ईरान में हमने देखा कि एक बड़ा अहम इवेंट था, वहाँ पर वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सके। वजाहत साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। यासिर, आपको भी हम वेलकम कहते हैं, पहली बार आप हमारे शो में आए हैं। बेस्ट विशेज़ मैं शुरू में ही कहना चाहूँगा आपके लिए भी। वजाहत साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। वजाहत साहब, जिस तरह से मैंने इंट्रो में भी बताया, ईरान जैसा एक ये जो अहम इवेंट था, हमने देखा कि यासिर अब माली कमी की वजह से सिर्फ इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। जब इस लेवल के एथलीट्स को हम देखते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये। जब अरशद नदीम ने जिस तरह से पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाया, उसके बाद एक्सपेक्टेशन यही थी कि अब हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अब शायद थोड़ा संजीदगी से सोचेंगे, लेकिन शायद वो संजीदगी अभी भी नहीं है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार भाई, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जी कि आप और आपका जो चैनल है ये हमेशा जो है वो स्पोर्ट्स को और स्पेशली एथलेटिक्स को प्रमोट करने में एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं सर, और उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक ईरान के में टीम जाने के ताल्लुक है, तो ईरान में इमाम रज़ा शाह कप होता है, इट्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और पहले भी हमारी टीम जो है जाती रही है और हर दफ़ा प्लान करते हैं। बेसिकली जो आपने स्पोर्ट्समैन भिजवाने होते हैं, एक तो आपने देखना है कि जिसमें कितने लोग हैं हु विल ब्रिंग यू दी लॉरल्स, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर अपना उनका एक्सपेंडिचर्स और बाकी सारी चीज़ें जो उनके पेपर वर्क होता है उसके हिसाब से। इस केस में जब लास्ट कंपटीशन के लिए हमने लोग सेलेक्ट किए हुए थे, और इनका जो है वो ईरान की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन भी था। बट बिकॉज ऑफ एक तो इसकी एनओसी वगैरह थोड़ी सी हमें लेट मिली, बिकॉज ऑफ दैट वीज़ाज जो है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुए, और साथ साथ फिर जो टीम जानी होती है इसके लिए फंडिंग रिक्वायर्ड होती है फॉर टिकट्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो भी लास्ट मोमेंट तक जो है टिल टुडे अरेंज नहीं, उसका जवाब नहीं आया, ना हाँ ना। सो अंटिल एंड अनलेस यू हैव समथिंग टू सेंड द टीम, तो कैसे जा सकती है। ठीक है, अच्छा, इसमें लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर मैं ये कहूँ कि कोई हंगामी फंडिंग पॉलिसी एथलेटिक्स फेडरेशन के पास नहीं है, कभी कोई इस तरह का इशू डेवलप हो जाए, या हमारे पास कोई प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी मौजूद नहीं हैं जो फिर एंड मोमेंट पे हमारी मदद करें, इतने अगर हमारे एथलीट्स काबिल हैं, जो कि वो हैं भी, तो उनके इस तरह के चांसेस वेस्ट होना, ये कितना बड़ा नुकसान जी। कंपटीशन तो बेसिकली किसी भी स्पोर्ट्समैन को डेवलप करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब तक स्पोर्ट्समैन जो है वो कंपटीशंस के अंदर नहीं जाएगा तो उसको अपनी असल वर्क जो है वो परफॉर्म करने की अहलियत नहीं होगी, नहीं होगी, और उसको अपनी जो एग्जैक्ट स्ट्रेंथ है उसका नहीं पता चलेगा। कंपटीशन इज द प्लेस जिधर, तो जितने कंपटीशन में आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उसमें हर स्पोर्ट्समैन की कोशिश होती है कि जी वो अपना जो पहले का उसका स्कोर है उससे प्लस करे। तो पर्सनल बेस्ट इज दैट्स हाउ यू कीप इम्प्रूविंग, और जितने ज़्यादा कंपटीशन हो गए उतने चांसेस हैं कि जी अच्छा स्पोर्ट्समैन जो है वो उसको इम्प्रूव करेगा।
ठीक है। अच्छा यासिर, आपसे अब मैं पूछूंगा, इस वक्त एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कैसी तैयारी हो रही है? ख़ुद को मुकम्मल फिट महसूस कर रहे हैं? फिटनेस कैसी जा रही है? रूटीन कैसी जा रही है? और तैयारी कैसी हो रही है अभी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा ये कि जो हमने ट्रेनिंग की है उससे बड़ा सेटिस्फाई भी हूँ, कोच भी सेटिस्फाई हैं, इनसे बात भी हुई सर से, हमारे बुखारी साहब की, तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई है। पहले की निस्बत मेरी जो ट्रेनिंग थ्रोज हैं, टेक्निकली चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। ठीक है। और माशाल्लाह मैं तो फुली फिट हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई थी, वो ईरान का टूर जो मिस हो गया था, क्योंकि हमने प्रिपरेशन की थी उसके हिसाब से, तो फिर आपको सारी ट्रेनिंग चेंज करनी पड़ती है अगर आप नहीं खेलते कंपटीशन, तो उसकी वजह से। लेकिन अब भी सारी चीज़ें इक्वल अच्छी जा रही हैं। ठीक है, तो कितनी लंबी थ्रो एक्सपेक्ट करें इस बार हम आपसे? हाँ, एक्सपेक्टेशन तो इंशाल्लाह सब, पहली चीज़ तो ये है कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूँ, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और दूसरा हमारा जो मेन एम है मेरा भी और टारगेट है, यही है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई करूं, जो कि सितंबर में इसी साल, वो तो सबसे बड़ा इवेंट वही होता है ओलंपिक के बाद भी। ठीक है। और हर एथलीट की डिज़ायर भी यही होती है, ख्वाहिश भी, कि वो इसमें पार्टिसिपेट करके जाए। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कोच फयाज बुखारी हैं, वो आपकी कुछ वीकनेसेस पे ऑब्वियसली हर गेम में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद होती है, उसकी कुछ डिटेल्स, कौन सी ऐसी टेक्निकलिटीज़ थी? क्योंकि जब हम बाहर कहीं ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर हम एथलीट्स को देखते हैं, आप लोग जाते हैं, मिलते होंगे, उनके कोचेस को देखते होंगे, नई टेक्निक्स भी हैं, नया मॉडर्न इक्विपमेंट उनके पास मौजूद होता है और बड़ी डिटेल में वहाँ पर काम हो रहा होता है। कौन सी चीज़ें आपने ऐसी नोटिस की जो जिन पर काम हो रहा है? देखें, जो जेवलिन में स्पेसिफिक चीज़ें हैं, टेक्निक का होता है। मेरे एक दो फॉल्ट थे, उन्होंने काफ़ी बेहतर किए। मैं शोल्डर को थोड़ा खींचता था पहले, तो अभी थोड़ा लॉन्ग आर्म किया उन्होंने, जो कि एक अच्छी चीज़ है जेवलिन के लिए। रेंज ऑफ मोशन जो आपकी होती है, जितना दूर से मारोगे तो उतना अच्छा होता है आपका। और जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो पाकिस्तान में हैं ही नहीं, मतलब इतने अच्छे कि जो हम कह सकें उनसे कंपैरिजन करें। बाकी जो हैं उनमें अपना हम 100% दे रहे हैं, कोच साहब भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो बाकी होपफुली इंशाल्लाह अच्छा होगा। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं। अच्छा बजाज साहब, अरशद नदीम मुल्क का फ़ख्र है, बिल्कुल जैसे मैंने शो के आगाज़ में भी कहा, लेकिन आपको लग रहा है कि दूसरे दीगर खिलाड़ियों को भी हमें फिर वैसी फैसिलिटीज़ देनी है? अरशद के टाइम पर भी हम कुछ ऐसी स्टोरीज सुनते रहे कि उन्हें प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया गया, एंड पे ये भी कई खबरें आई जेवलिन ख़रीदने के पैसे नहीं थे। तो ये अब आपको क्या लग रहा है कि ये इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें? मेरा ख्याल हमारे पास कोई एक बहुत बड़ी, कोई लंबी चौड़ी टीम होगी कि हम इतने खर्चे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, बेसिकली जहाँ तक टीम के तैयार करने का ताल्लुक है, तो हमारे पास बैकअप में स्पोर्ट्समैन जो है, जैसे जेवलिन में यासिर है, यासिर के बाद भी लोग हैं। इसी तरह 400 में शजर है, वो आपके पास प्रोग्राम में भी आ चुका है, ही इज़ डूइंग 400 माशाल्लाह। तो स्पोर्ट्समैन तो हमारे पास हैं। जहाँ तक ये अरशद नदीम वाली बात की आपने और उसके लैक ऑफ रिसोर्सेज वाला, तो इसका मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा क्लैरिफाई कर चुके हैं। अगेन आई वुड लाइक टू से कि जी, ये जो एक झूठ का पलंदा था, वो आपको अभी माशाल्लाह रिसेंट दिनों में जो पाकिस्तान और इंडिया की एस्केलेशन हुई, उसके अंदर आपने देख लिया कि इंडियन मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर कितना जो है वो झूठ चलता है और गलत बात चलती है। और उन्होंने उसके अंदर लाहौर के अंदर पोर्ट भी बना दी और उसको फतह भी कर लिया। सो आपको इंडियन मीडिया का जो है वो एक असल चेहरा जो है वो इन पिछले चंद दिनों में नज़र आ गया जी। यही चेहरा जो है, ये अरशद नदीम जब ओलंपिक्स के लिए जा रहा था, तो उस वक्त ये चेहरा इतना बेनकाब नहीं हुआ था। तो इसलिए हर एक ने जो उन्होंने बात की वो बाय कर ली, और उसके बाद उसके ऊपर जो है रिसोर्सेज वाला एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड। और एक स्पोर्ट्समैन को जो है वो क्या चाहिए होता है फॉर अपनी जो है परफॉर्मेंस देने के लिए, ठीक है, सबसे पहले उसको चाहिए कि ही शुड बी आइडेंटिफाइड, कि बंदा देखे यार कि किस में टैलेंट है। सो ही वाज आइडेंटिफाइड, ही शुड बी ट्रेंड, ही वाज ट्रेंड, और उसके बाद ही वाज प्रोवाइडेड दी फॉरेन कोचिंग, बाहर जाके साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग की, चाइना के अंदर ट्रेनिंग की, मॉरिशस में ट्रेनिंग की। तो वो क्योंकि मीडिया के ऊपर नहीं आया, तो नोबडी नोज एक्सेप्ट द एथलेटिक फेडरेशन के हमने कितना किया, कैसे किया। और फिर जो लोकल स्पॉन्सर से, जाहिद साहब हैं लाहौर के, एक बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने बहुत मदद की अरशद नदीम की और एथलेटिक फेडरेशन की, इन अ सेंस के जी बेसिकली हमारा एसेट जो है वो तो स्पोर्ट्समैन है। तो जो स्पोर्ट्समैन को जो है वो हेल्प करता है, अल्टीमेटली ही हेल्प्स दी फेडरेशन। तो उसको उन्होंने बहुत स्पॉन्सर किया, बहुत उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया। 2 दफ़ा इंग्लैंड के अंदर जो है इसकी नी और एल्बो की सर्जरी, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो
उन्होंने किया। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हो रही होती हैं, सामने नहीं आ रही होती है, बिल्कुल नहीं आ रही होती। ठीक है। तो अच्छा, इसमें वजह सब जैसे अभी आज मैं देख रहा हूँ यासिर को शो पर लेकर आए, इससे पहले आप अरशद नदीम के साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आते थे, ये तमाम चीज़ें हम देखते रहे हैं। गोल्ड मेडल उन्होंने ओलंपिक्स में जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब वो उस तरह से मंजर आम पर नहीं हैं, अब वो एथलेटिक्स फेडरेशन, पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के साथ उस तरह कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, मंजर आम से इतने गायब क्यों हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एथलीट है वो एथलेटिक फेडरेशन से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, या फॉर दैट मैटर कोई भी स्पोर्ट्समैन जो है वो अपनी फेडरेशन से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर डिस्कनेक्ट होगा तो ही कैन नॉट रिमेन एज अ स्पोर्ट्समैन। ठीक है। वजह उसकी ये है कि जी इंटरनेशनली जितनी देर तक उस रिस्पेक्टिव बंदे की जो है फेडरेशन उसको नॉमिनेट नहीं करेगी, ही कैन नॉट पार्टिसिपेट वर्ल्ड ओवर किसी भी कंपटीशन में। ठीक है। तो इसलिए डिस्कनेक्ट का तो कोई इशू नहीं है। सेकेंडली, एथलेटिक फेडरेशन ने 10 से 15 साल स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 से लेके तो 2024 तक ये 9-10 साल जो है दिन रात अरशद नदीम के साथ मेहनत की, और मेहनत अरशद नदीम के लिए नहीं की या किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं की, मेहनत की पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान को माशाल्लाह हाईएस्ट जो आज तक का गेम्स के अंदर इंडिविजुअल मेडल है वो हमने 10-12 साल की मेहनत के बाद पाकिस्तान के अंदर अचीव कर लिया। उसके बाद जो अचीवमेंट हो गई तो नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के और हमने कैसे लोगों को जो है वो ट्रेन करना है और उनको उस लेवल पे लेके जाना है। अरशद नदीम जो है वो उसने जो हासिल कर लिया, उसके बाद नाउ ही इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय 1 और 2-3 लोगों से के साथ जो है वो ट्रेनिंग भी कर रहा होगा और बाकी सारी चीज़ें। बट जहाँ तक स्टिल वो एथलेटिक फेडरेशन जो है एक स्पोर्ट्समैन जो है उनकी माँ होती है, तो माँ के साथ जो है वो बच्चा जैसा भी बिहेव करेगा माँ ने अपनी शफकत जो है वो वैसी रखनी है। यही मैं आपको श्योर करवाता हूँ कि जी एथलेटिक फेडरेशन की तरफ से कोई ऐसी जहाँ ऐसे इश्यूज हम सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा यासिर, अब आपके साथ मैदान में अरशद नदीम जैसा ओलंपियन मौजूद होगा, ये आपको क्या लग रहा है, हौसला अफजाई का बाइस होगा या कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर भी है आपको? नहीं, बिल्कुल हौसला ही होगा। इससे पहली बात तो ये कि मैं बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ कि अरशद के साथ इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करूँ। बहुत पहले कभी खेले थे हम, उसके बाद पाकिस्तान में भी अभी 3-4 साल से वो नहीं खेल रहे, तो काफ़ी टाइम हो गया उसके साथ खेले हुए। तो इसमें पॉजिटिव चीज़ यही होगी कि उसके साथ एक हौसला अफजाई मिलेगी और मुझे भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा कि मैं भी अच्छा परफॉर्म करूँ, और इंशाल्लाह उनके साथ ज़रा खुले माइंड से जरा थ्रो करूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, आपकी नज़र में सबसे बड़ा टारगेट क्या है? वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई करने का टारगेट है या पाकिस्तान के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाए जिस तरह से अरशद ने बनाया था? जी, मैं बिलीव करता हूं कि स्टेप बाय स्टेप आप करो तो ज़्यादा बेहतर है। अभी क्योंकि मैंने 80 मीटर थ्रो की हुई है, तो अभी सबसे पहले मेरा यही टारगेट है कि मैं क्वालिफाई करूं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद में बाकी चीज़ें सोचेंगे, और सबसे पहले यही है। चले, बेस्ट विशेज़ है हमारी आपके लिए यासिर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो चेयरमैन पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन हैं ब्रिगेडियर एजाज हुसैन शाही, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जिस तरह से खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं। यासिर आज हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर इस वक्त यासिर हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं और तैयारियाँ भी इस वक्त की जा रही हैं ताकि जो आने वाले इवेंट्स हैं उनमें बेहतर परफॉर्म करें, पाकिस्तान को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। हमारी बेस्ट विशेस है यासिर के फ्यूचर के लिए भी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि इसार, मोहब्बत और खिदमत खल्क का जज्बा है, और यही जज्बा लेकर अल-खिदमत फाउंडेशन हर साल लाखों मुस्तहिक अफराद तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचाती है। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि फ़लस्तीन जैसे आजमाइश के शिकार इलाकों में भी गुज़श्ता साल अल-खिदमत ने 4000 से ज़ायद बड़े जानवर और 1600 से ज़ायद छोटे जानवर कुर्बान किए, जबकि सिर्फ फ़लस्तीन के लिए 1806 गाय और 1160 बकरे कुर्बान करके वहाँ के मज़लूम मुसलमानों तक गोश्त पहुँचाया गया। रवा बरस इस नेकी के कारवां का हदफ इस बार मज़ीद बुलंद है, जो कि 6000 बड़े और 4000 छोटे जानवरों की कुर्बानी की जाएगी, और ये सब कुछ मुकम्मल शरई उसूलों, शफाफियत के साथ और जदीद तिब्बी और सफाई के तकाज़ों के साथ किया जाता है। कुर्बानी के अमल को महफूज, बावकार और मुनज़्ज़म बनाने के लिए अल-खिदमत ने जदीद सॉफ्टवेयर और स्लॉटर हाउसेस का निज़ाम भी मुतारिफ़ करवाया है, ताकि हर अतिया दहिंदा को यकीन हो कि उसकी कुर्बानी मुस्तहिक अफराद तक बखूबी पहुँचाई गई है।
आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, नायब सदर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान है, जो न सिर्फ खिदमत खल्क़ के मैदान के एक फ़ाल रज़ाकार हैं बल्कि 2005 से लेकर अब तक बेशुमार कौमी बैनुल-अक़वामी समाजी सरगर्मियों में नुमाया किरदार भी अदा कर चुके हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह का ये कारवां किस तरह से मंजिलें तय कर रहा है। ज़िक्रुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अल-खिदमत फाउंडेशन एक बार फिर से हमें बताइएगा कि किन किन शोबों में काम कर रही है, इसका दायरा कार जो है सिर्फ पाकिस्तान तक है या बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है? बहुत शुक्रिया जी। इसमें अल-खिदमत वैसे तो 8 एरियाज़ हैं जिसमें हम काम करते हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, साफ़ पानी की फराहमी है पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पे गरीब आबादियों में जहाँ पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। इसी तरह से हमारा इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस है जिसमें जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए छोटे कर्ज़ों के ज़रिए से उनको कारोबार करवा के देने का पूरा प्रोजेक्ट है। इसी तरह से एजुकेशन का हमारा पूरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर स्ट्रीट चिल्ड्रन के स्कूल्स हैं, कन्वेंशन स्कूल्स हैं, वो बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं लेकिन फीसिस नहीं है उनके लिए अल-खिदमत स्कॉलरशिप प्रोग्राम है हमारा। इसी तरह से हमारा यतीम बच्चों की कफ़ालत का एक बड़ा प्रोग्राम है। 30,000 से ज़ायद यतीम बच्चे इस वक्त अल-खिदमत के ज़ेर कफ़ालत हैं जिनको हर महीने हम उनकी मदर के अकाउंट में पैसे भेजते हैं जिससे वो अपनी तालीम हासिल करते हैं। हमारे कोई 30 के करीब आगोश हैं जो जिसमें बच्चा हम ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं यतीम बच्चा, और फिर उसको मैट्रिक तक बल्कि इंटर तक हम उसकी तालीम का पूरा बंदोबस्त, खाना पीना, उसको रहायशुदा देते हैं। इसी तरह से कम्युनिटी सर्विसेज का हमारा बड़ा काम है जिसके अंदर फर्दर काफ़ी सारे काम है। जेलों में काम है, माजूर लोग जो हैं उनको व्हील चेयर की मुफ्त फराहमी है। अभी तक 50,000 से ज़ायद व्हील चेयर हम पाकिस्तान के माजूर लोगों तक पहुँचा चुके हैं। इसी तरह से सीजनल कैंपेन है, विंटर के अंदर ख़ास तौर पे जब सर्दी बेपनाह होती है तो वो मुस्तहिक और गरीब के जिनके लिए रज़ाइयों की और बिस्तरों की ज़रूरत है तो विंटर पैकेज हम उनको देते हैं। रमज़ान आता है तो फूड पैकेज और अफ्तार और फितराना की एक पूरी कैंपेन होती है। अभी ईद आ रही है तो कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह की एक बड़ी कैंपेन है जिसका भी आपने खुद जिक्र भी किया। ठीक है, अच्छा, ईद उल फितर पर जिस तरह से हम देखते हैं अल-खिदमत यतीम बच्चों में उनकी माओं के लिए ख़ास तहफ़ का एहतमाम किया जाता है। अब ईद उल अज़हा आ गई है तो यहाँ से कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अब शुरू होने जा रही हैं? भाई इसमें तो बड़ा काम तो कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद जो महंगाई और गुर्बत की वजह से गोश्त खाने की काबिल नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज तो ऐसी हैं कि जो साल के बाद ही बेचारों को ईद पे गोश्त मिलता है। आप देखें ना इस वक्त 1200-1300 रुपये, 1100 से 1300 रुपये बीफ जी, और कोई 2200 से लेके 2400 रुपये किलो जो है ना वो मटन है। अब मुझे बताएं कि वो गरीब आदमी जो 1000-1200 की मजदूरी करता है पूरे दिन में, वो भी कभी उसे मिले ना मिले, तो जिसने 1000 डेली का कमाना है वो अपने बच्चों की दाल रोटी खिलाएगा, उनको पढ़ाएगा, घर का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, या फिर वो गोश्त खिलाएगा। तो सच्ची बात यह है कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जब गोश्त हम ईद पे उनको पहुँचाते हैं तो वो कहते हैं कि ये पिछले साल खाया था अब दोबारा खा रहे हैं। तो ऐसे मुस्तहिक और सफ़ेद पोश लोगों तक ये गोश्त पहुँचाने का मंसूबा है जो कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह के नाम से हम करते हैं। और हम उन लोगों को इसमें अप्रोच करते हैं कि जिन्हें अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, 3-3, 4-4 कुर्बानियाँ करते हैं अपने घर में। हम उन्हें कहते हैं कि आप 3 कुर्बानियाँ अपने बच्चों के साथ घर में करें और 1 कुर्बानी उन गरीबों के लिए अतिया कर दें फ़ी सबीलिल्लाह। वो फिर पैसे जो हमें मिलते हैं उससे फिर ये पूरा गाय का और बकरे का हम वो पूरा सिस्टम बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाया, या उसको गाय ख़रीदी जाती है, बकरे ख़रीदे जाते हैं, फिर उनको स्लॉटर किया जाता है, उसका गोश्त और पैकिंग की जाती है, और फिर हमारे रज़ाकार पूरे मुल्क के अंदर घरों तक उस गोश्त को पहुँचाते हैं, पहुँचा के आते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट ईयर के जो मैं आपके नंबर्स देख रहा हूँ 4000 से ज़ायद बड़े जानवर थे, तकरीबन 1600 से ज़ायद छोटे जानवर कुर्बान किए गए, और इस साल नंबर्स बढ़ने जा रहे हैं। 6000 बड़े और 4000 छोटे जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। बहुत बड़ा ये काम है। अगर इसमें हम देखें शरई उसूलों को फॉलो करना, इसमें शफाफियत किस तरह से लाई जा रही है, जदीद तिब्बी और सफाई के जो तकाजे हैं, जदीद जो स्लॉटर हाउसेज हैं, उसको भी ज़रा डिस्क्राइब कीजिएगा कि ये इतना बड़ा अमल हो कैसे रहा है? बस ये अल्लाह ताला का करम है। बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान में। अल-खिदमत के कुछ 70,000 के करीब वॉलंटियर हैं पूरे मुल्क में जो रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ और कनेक्ट हैं पूरी तरह से। ठीक है, हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 150 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर हमारा सेटअप है। डिस्ट्रिक्ट के नीचे अल-खिदमत कमेटियाँ हमने बनाई उन वॉलंटियर्स पे कि जो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से गरीब इलाके हैं, कौन से घर हैं जिन तक हमने फूड पहुँचाना है, गोश्त पहुँचाना है, जो भी प्रोडक्ट अल-खिदमत की हैं
वो हम उन तक पहुँचाते हैं। तो एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा सिस्टम मौजूद है। इसी तरह से जो लोग हमें अतिया करते हैं कुर्बानी, तो उसकी रसीद कटती है, वो रसीद उस तक पहुंचाई जाती है। फिर कुर्बानी सॉफ्टवेयर है, जितने लोग कुर्बानी अतिया करते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर चली जाती है, और रियल टाइम हम ईद वाले दिन हर अपने डोनर को बताने के काबिल होते हैं कि आपकी कुर्बानी फ़लाँ इलाके के अंदर ज़िबा की गई है। अच्छा। और उसका गोश्त तकसीम किया गया है। इसी तरह से हर कुर्बानी का जानवर, उसको एक टैग जो है ना वो हम एलोकेट करते हैं, और वो टैग उसके गले में लाहौर से हम प्रिंट करके पूरे मुल्क में भेजते हैं। ठीक है। उसमें वो टैग उसके गले के अंदर लगा होता है, और उस पर जितने शेयर होल्डर हैं उनके नाम बाकायदा लिखे होते हैं, ताकि उन्होंने कुर्बानी की है तो उनकी कुर्बानी उस तरह से वहाँ पे आइडेंटिफाई भी की जा सके, और उनको पता हो कि मेरी कुर्बानी हो गई है। तो ये आप समझिए कि इसकी शफाफियत है पूरी। फिर इसकी हाइजेनिक जो कंडीशन है उसमें हमने जहाँ पे स्लाटर हाउस अवेलेबल है, कराची में, लाहौर में, पिंडी में, तो वहाँ हम बड़ी तादाद जो है उन स्लाटर हाउस में करते हैं। ये स्लाटर हाउस बहुत ही शानदार चीज़ है। ये एक्सपोर्ट के लिए, गोश्त एक्सपोर्ट के लिए बुनियादी तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ईद के दिनों में हम इसको बुक कर लेते हैं। और उसमें आप ये समझें कि कोई 1000 तक डेली जानवर कुर्बान करने की उसमें कैपेसिटी होती है। तो वो जानवर वहाँ पे उनको स्लॉटर किया जाता है, खाल उनकी उतर जाती है, फिर उसको बड़े अच्छे तरीके से वो जो इलेक्ट्रिक कटर हैं उनसे उसको काट के फिर उसका गोश्त बनाया जाता है, और फिर हम उसको पैक करते हैं। ये कुछ 3 किलो से लेके 6 किलो तक के पैकेट होते हैं। ठीक है। जो हम बना के, तो फिर उसको जो फ्रीज करने वाला यूनिट है स्लॉटर हाउस का, उसमें इस गोश्त को हम फ्रीज कर देते हैं। ठीक है। तो ये 12 घंटे से लेकर 24 घंटे के प्रोसेस के अंदर ये बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। फिर हम चिलर वैन के अंदर इन पैकेट्स को रख के तो पूरे मुल्क में इनको मूव करते हैं, ताकि ये गोश्त जो है, शदीद गर्मी आप देखें ना, अभी शदीद गर्मी में आ रहा है। मैं बिल्कुल ये नेक्स्ट इसी तरफ आ रहा था कि इतनी गर्मी है, तो उसमें फिर ये प्रोसेस जो है, इसमें गोश्त बर्फ की तरह जम जाता है, और चिलिंग वैन के अंदर होता है। तो फिर हम उसको जब निकालते हैं चिलर से, तो वो 8 से 10 घंटे तक वो मेल्ट होने में लगता है उसको। तो वो घरों तक पहुंच जाता है, लोग फिर उसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से वो गोश्त हाइजेनिक भी होता है, साफ सुथरा भी होता है, और बिल्कुल हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक उसकी कुर्बानी भी होती है, और उसका बिल्कुल ठीक गोश्त लोगों तक पहुंच भी जाता है। ठीक है। अच्छा ज़िक्रुल्लाह साहब, इस साल क्या एक्सपेक्टेड है? इस साल कितने खानदानों तक कुर्बानी के गोश्त पहुंचाने का हदफ रखा गया? लास्ट ईयर क्या था? हमने नंबर्स तो डिस्कस कर लिए जानवरों के, तो फैमिलीज कितनी फैमिलीज? इसमें हम पिछले साल 3,10,000 और कुछ फैमिलीज थी जिन तक ये गोश्त पहुँचाया था। आप समझिए कि 5-6 किलो का एक पैकेट है, तो आप समझें कि एक फैमिली तक पहुँचा है तो 5-6 लोग इजीली उसको 2 वक्त में उस गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमो बे ये कोई 18-20 लाख के करीब लोग बनते हैं जो इसका फ़ायदा जिन्होंने उठाया था। हमारा ख्याल ये है कि ये देखे 25 करोड़ के मुल्क में 3 लाख फैमिली तो कुछ भी नहीं है, यानी इतना कुछ करने के 80 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट था पिछले साल। तो हम तो बाज़ दफ़ा फील करते हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी हम तो कुछ लोगों तक भी नहीं पहुँच सके ना। तो सच्ची बात यह कि गुर्बत तो बहुत है, आबादियों की आबादी है। अब लाहौर 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है, 2 करोड़ का, और इसमें कोरोना में हमने आइडेंटिफाई किया था जब बिल्कुल ही कारोबार बंद हो गए कि कितने खानदान होंगे जो डेली वेजर हैं। तो मुझे याद है कोरोना में मैं पूरे लाहौर में इस काम को कर रहा था, तो कमोबेश हमारा ख्याल था 40 लाख लोग ऐसे हैं डेली वेजर जो रोज़ बेचारे कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, सिर्फ लाहौर के अंदर। तो हमने तो 3,10,000 फैमिली को पिछले साल पूरे मुल्क में दी है। तो ये वॉल्यूम तो वैसे तो बहुत थोड़ा है, लेकिन बहरहाल ये भी आप देखें ना, 3,10,000 फैमिली तक उसका पहुँच जाना, एक एंगल से ये बहुत बड़ी खिदमत भी है। हमारा ख्याल ये है कि हम इस दफ़ा कम अज़ कम इसके अंदर कोई 50,000 60,000 फैमिली का इजाफा करें, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे डोनर्स के ऊपर। लोग जब ज़ाहिर एहतियात देंगे, जितनी गाय जितने बकरे आएंगे, हमने तो उनको ज़िबा करके आगे पहुंचाना है। असल मसला तो ये डोनर्स के ऊपर है। थोड़ा सा ये मुतासर इसलिए भी हुआ है, पिछले साल में मुतासर तो नहीं हुआ लेकिन बड़ा नहीं है कि गज़ा के अंदर बड़ी कुर्बानी गई। अभी आपने खुद बताया कि 1800 से ज़ायद गाय सिर्फ गज़ा के लिए ज़िबा की गई ना। तो अब ज़ाहिर है गज़ा के अंदर तो हालत बहुत बुरी है। आप देखें कि आप वीडियोस देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारों ने बर्तन पकड़े हैं और इतने से सालन और चावल के लिए वो गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह। तो बड़ी बुरी हालत है। सच्ची बात यह है कि हम तो फिर भी चलो खाने को दाल रोटी तो मिल ही रही है ना, वो तो 2 लुकमों के लिए भी परेशान है। इसलिए 12 लोगों ने पिछले साल गज़ा के लिए काफ़ी कुर्बानी की और अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत को अल्लाह ने तौफीक दी कि हमने गज़ा के अंदर भी कुर्बानी की,
कुछ जानवर उधर अंदर मिल गए तो वो खरीद के अंदर कुर्बान हो गए। बाकी को मिस्र के अंदर हमने कुर्बानी की, जिसमें कोई 1 लाख मुहाजिर हैं जो गजा से मिस्र के अंदर आगे हुए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, और कोई 1000 गाय हमने पाकिस्तान के अंदर ज़िबा की, कराची में ज़िबा की। उसका फिर हमने गोश्त बना के उसको कुक किया, फिर उसके टिन पैक बनाए, और वो जो सामान जाता रहा जिसमें दवाइयाँ थी या खैमे थे या इस तरह से उनके, तो वो साथ हम गोश्त भी बेचते रहे। तो पूरा साल ये गोश्त फिर गजा के अंदर मुख्तलिफ ज़रियों से पहुँचता रहा। इस दफ़ा हमारा प्लान ये है कि पाकिस्तान से वो बहुत कास्ट कर जाता है जब हम उसे भेजते हैं, भाई हवाई जहाज़ से भेजें तो वो भी महंगा है, शिप के ज़रिए से भेजें उस पर भी पैसे लगते हैं। तो इस दफ़ा ये पूरा प्रोजेक्ट हम मिस्र के अंदर करेंगे। गजा के अंदर तो पता नहीं अब जानवर को मिलता है कि नहीं मिलता, वहाँ तो तबाही हर तरफ फैल गई है। तो मिस्र में हम जानवर ख़रीद रहे हैं, उधर हमने बुक कर लिया है, कैटल फार्म से हमारा एग्रीमेंट हो गया हुआ है, वहाँ पे हम स्लॉटर करेंगे, और जो मिस्र के अंदर गजा की फैमिलीज मुहाजिर हैं उन तक गोश्त पहुँचाएंगे, और बाकी फिर उसी तरह से टिन पैक करके तो फिर जॉर्डन या रिफा बॉर्डर जहाँ से भी हमें एक्सेस मिलेगी तो फिर गजा के अंदर भेजेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान से ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये जो कुर्बानी फी सबिलिल्लाह का नेटवर्क है काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है विद इन पाकिस्तान, और जिस तरह से गजा की सिचुएशन में भी वहाँ के लोगों के लिए खाना पहुँचाने का बंदोबस्त किया जाता है, गोश्त पहुँचाने का बंदोबस्त किया जाता है, इसको सराहना बहुत ज़रूरी है। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के इस कार्य खैर में आपको भी हिस्सा डालने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की हैरत अंगेज़ और किसी हद तक ये एक चौंका देने वाली खबर भी है जो कि फ्रांस से है, जहां एक शख्स ने कानून शिकनी का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। फ्रांस के शरोन में एक ड्राइवर को पुलिस ने मामूल की ट्रैफिक चेकिंग के दौरान रोका, और जो इंकशाफात फिर वहां पर सामने आए वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी दंग कर गए। 28 साल से पूरे 28 साल से ये शख्स न सिर्फ बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला रहा था, बल्कि इसके अलावा इंश्योरेंस और जो टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है जो वहां पर बुनियादी तकाजे समझे जाते हैं उसे भी मुसलसल नज़रअंदाज करता आ रहा था। इब्तदाई तौर पर जब गाड़ी की लाइसेंस प्लेट चेक की गई तो मामूली खिलाफ वर्जी यानी एक्सपायर्ड टेक्निकल इंस्पेक्शन सामने आई, लेकिन इसके बाद असल कहानी शुरू हुई जब पुलिस ने इस हवाले से मज़ीद कागजात तलब किए, इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई, तहकीकात की गई, तो फिर मालूम हुआ कि इस शख्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1997 में नशे की हालत में ड्राइविंग करने के जुर्म में मनसूख कर दिया गया था। और उस दिन के बाद आज का दिन आ गया, मौसूफ ने कभी भी अपना नया लाइसेंस हासिल करने की ना कोशिश की ना जहमत की, और इससे भी बढ़कर ये कि गाड़ी बग़ैर किसी इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ रही थी। और किस तरह से ये होता रहा 28 साल ऐसे मुल्क में जहाँ पर कवानीन की पाबंदी करवाई जाती है, की जाती है, यानी हादसे की सूरत में जब इंश्योरेंस नहीं है तो फिर कोई आपकी इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना कोई कवर है, सिर्फ ख़तरा ही ख़तरा है। तो पुलिस का इस हवाले से कहना है कि ये शख्स 1997 से मुसलसल सड़कों पर कानून को आप ये कह लें कि धोखा देता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये फ्रांस की ट्रैफिक कानून की तारीख का एक सबसे बड़ा मुनफरिद केस भी है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतने सालों तक ये कानून के रडार से किस तरह से बचा रहा। इस वाक़े ने फ्रांस में ट्रैफिक कवानीन की निगरानी के निज़ाम पर भी सवालात उठाए हैं, और साथ ही साथ एक बार फिर ये भी याद दिलाया है कि सड़कों पर सिर्फ गाड़ी ही नहीं चलानी होती, बल्कि आपको जो कवानीन हैं वहाँ के उन्हें भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखना यह है कि कानून के शिकंजे में आने के बाद इस ड्राइवर के खिलाफ कौन सी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, फ्रांस में ऐसे जो दीगर खामोश खतरात हैं क्या उनका भी सुराग लगाया जाएगा या नहीं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की थोड़ी सी एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पर तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बराए नाम का ही है। जितने हादसा यहाँ पर होते हैं लोग लाइसेंस लेना गवारा नहीं करते हैं, लाइसेंस अगर लिया भी जाता है तो हम देखते हैं कि लोगों को उस तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की आदत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह से सख्ती नहीं है। लाहौर की अगर हम सिर्फ बात कर लें, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बाद जब लोगों को घरों में चालान जाने शुरू हुए तो लोगों ने कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद जब कैमरास ख़राब होने शुरू हुए तो एक बार फिर से हमने देखा कि जो बेहंगम ट्रैफिक है, जो सिग्नल्स
बेरियर्स को लोग क्रॉस कर देते हैं, पेडेस्ट्रियन का ख्याल यहाँ पर नहीं करते हैं। कराची में हम देखते हैं किस तरह से हादसा होते हैं, डंपर हादसा जिस तरह से होते हैं। ऑब्वियसली कराची पोर्ट सिटी है, बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पर सड़कों पर मौजूद होती हैं, लेकिन जो आम शहरी हैं उनके लिए ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम सबको भी चाहिए कि अपने हिस्से का जो काम है, अगर हम किसी भी व्हीकल को चला रहे हैं उसका लाइसेंस हमारे पास मौजूद होना चाहिए। हमारी जो गाड़ियाँ हैं या हमारी जो मोटरसाइकिल हैं उनकी जो हालतें हैं जिसे व्हीकल इंस्पेक्शन कहा जाता है, तो वो तमाम तर चीज़ें हमारी उन स्टैंडर्ड्स पर पूरी होनी चाहिए कि आप रोड पर फिर अपनी गाड़ी को या अपनी बाइक को ला सकें। तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और उसमें कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है कि हमें इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से। और इस वक्त गर्मी जिस तरह से अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, हीट वेव का सिलसिला भी जारी है, तो हमारी बॉडीज़ को दरकार होती है ठंडक, तवानाई और ताजगी। और ऐसे में हम देखते हैं कि कुदरत की तरफ से दिए गए हमारे पास दो अनमोल तोहफे मौजूद हैं, जिनमें सत्तू का शरबत है, गन्ने का जूस मौजूद है, जो कि गर्मियों के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है। सत्तू का शरबत जो कि भुने हुए चने के आटे से तैयार किया जाता है, ये ना सिर्फ हमें इंस्टेंट एक एनर्जी फराहम करता है बल्कि जिस्म को अंदर से ठंडा भी रखता है ऐसे मौसम में। इसे दही या पानी के साथ तैयार करके नमक, ज़ीरा और लीमू के साथ भी इस्तेमाल किया जाए तो एक मुकम्मल कुदरती आइसोटॉनिक ड्रिंक बन जाता है। देही इलाकों में जब हम देखते हैं तो सदियों से मशरूब मजदूर तबका वहाँ पर इसको आम इस्तेमाल करता है। किसानों की अगर हम बात करें या वहाँ पर जो आम अफराद मौजूद हैं उनकी पसंदीदा ये ड्रिंक भी रहा है। दूसरी जानिब जैसे गन्ने का जूस है, ये ना सिर्फ जायके में मीठा है, फ़रत बख्श भी होता है, बल्कि इसमें वाफिर मिकदार में कुदरती शक्कर मौजूद है, मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। पानी की कमी को पूरा करते हैं, जिगर को ताकत देते हैं और थकन को भी दूर करते हैं। तो ये जो ड्रिंक्स हम आपके साथ डिस्कस करें, ख़ास तौर पर गर्मी से मुतासर अफराद के लिए बहुत ज़्यादा इन्हें मुफीद समझा जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये दोनों मशरूबात सिर्फ जायकेदार ही नहीं है बल्कि तिब्बी फ़वाइद में भी भरपूर हैं। तो इसी हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। हमारे ग़ज़ाइया डॉक्टर नीका ज़ाहिद ने हमें शो में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जिस तरह से सत्तू के शरबत की मैंने बात की है या गन्ने के हम जूस की बात कर रहे हैं, दोनों में ग़ज़ाइयती एतबार से कौन कौन से ऐसे अहम कंपोनेंट्स हैं जो इस मौसम के लिए बड़े बेनिफिशियल हों? अच्छा, अगर तो हम सत्तू की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करता है या तो एब्जॉर्ब करता है। तो जो सत्तू है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो दिस इज़ हाउ कि ये आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। इस मौसम में जहाँ पर हीट वेव भी पीक पर है तो सत्तू जो है एक बड़ा आइडियल जूस हो सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके बाकी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। ये डिहाइड्रेशन को मैनेज कर रहा होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, वाइटामिन है, जैसे वाइटामिन ए है, बी है, डी है और थोड़ी सी अमाउंट में विटामिन सी भी है। फिर इसमें आयरन है। जैसा कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो रही होती है, मतलब वो अनीमिया की साइड पे जा रहे होते हैं, तो ये ऐसे पेशेंट के लिए भी गर्मियों में एक बड़ी नायाब चीज़ है। और अगर हम गन्ने के जूस की बात करें तो अगेन ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। गर्मियों में अक्सर इस तरह से हो रहा होता है कि हम जैसे ही अपने रूटीन से फ्री होते हैं या गर्मी की शिद्दत की वजह से हमें लग रहा होता है कि एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे होते हैं, बस हम बीमार है, थकावट का शिकार हो रहे होते हैं। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप गन्ने के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगेन इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट से मुराद ये कि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी बॉडी में नेचुरली डिजीज़ को फाइट करने के लिए हेल्प आउट कर रही होती हैं। फिर ये फ्लूइड का बहुत अच्छा सोर्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। वो लोग जो कि डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं गर्मियों में, तो गन्ने का जूस उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, दोनों के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, सत्तू का जो ये ड्रिंक है और गन्ने का जो जूस है, इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पर किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें इसको नहीं पीना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए ड्यू टू देयर मेडिकल कंडीशन? अच्छा, अगर हम सत्तू के जूस की बात करें तो ये तो आप डेली बेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में, लेकिन हाँ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है क्योंकि ये बहुत हेल्दी है और जब भी हम ये सुनते हैं ये हेल्दी है हम सब इसको लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लोग जो कि ग्लूटेन डिजीज़
के पेशेंट हैं, यानी कि जिनको सीलियक डिजीज़ है, जिसको हम आम तौर पे ये कह रहे होते हैं गंदम की एलर्जी है, जिन लोगों को रोटी भी मना होती है, वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स मना होती है जिसमें ग्लूटेन होता है, तो ऐसे लोग सत्तू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा हर इंडिविजुअल सत्तू का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, इसकी जो मेकिंग है उसमें ये होता है क्योंकि इसमें आप शक्कर ऐड कर रहे होते हैं या आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए इसकी रेसिपी आपको थोड़ी सी मॉडिफाई करना पड़ेगी, अदरवाइज हर इंडिविजुअल इसको ले सकता है एक्सेप्ट दोज जिनको सीलियक डिजीज़ है। फिर अगर हम उसकी बात करें, गन्ने के जूस की बात करें, तो अगेन वो भी हर उम्र के लोग ले सकते हैं, लेकिन जो डायबिटिक लोग हैं वो नहीं इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बात की कि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे ही आप लेंगे आपके एनर्जी लेवल्स ऊपर जाएंगे, आपके जो ग्लूकोज लेवल्स हैं उसमें भी स्पाइक आएगा। मतलब अगर आप 3 ml गन्ने का जूस लेते हैं एट वंस, तो उससे 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपके ब्लड शुगर लेवल्स ऊपर जाते हैं। तो फिर डायबिटिक पेशेंट जो है इसको इतदाल से लेगा, और बेहतर ये है कि वो अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करे ताकि वो उनकी पूरी की पूरी रूटीन मैनेज करके और फिर इसमें इसका खास पोषण रखे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आपने बताया, ऑब्वियसली उन्हें तो कंसल्टेशन के बाद ही इस जूस को कंज्यूम करना है, लेकिन जैसे इसमें लेमन ऐड किया जाता है, आजकल हम देखते हैं कि मिंट लीव्स ऐड किए जाते हैं, या डिफरेंट अब वो जो मार्केट में फिर रेसिपीज आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं, वो कितनी बेनिफिशियल है? अच्छा, उसका साइंटिफिकली तो कोई नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ रेसिपी के एतबार से हो सकती है, मतलब एक फैंसी टच उसमें। दूसरी चीज़ ये है जो हमें मिल रही होती है पैलेटेबिलिटी के एतबार से ये चीज़ बड़ी अच्छी हो जाती है, मतलब ये टेस्ट को इन्हांस कर देती है। क्योंकि जो आपका गन्ने का जूस है, जब इसमें लेमन ऐड हो जाता है, लेमन में क्या है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को इन्हांस कर रहा होता है। तो जब आप लेमन ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है इन्हांस हो जाता है। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को गर्मियों में ये बात कहते हुए सुना होगा, हाँ गर्मियाँ हैं, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा, भूख नहीं लग रही, और कुछ लोगों का तो अनइंटेंशनली वेट भी शेड ऑफ हो रहा होता है, तो फिर ऐसे में ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। फिर दूसरी बात आपने की सॉल्ट की, कि उसको उसमें नमक ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, जो नमक का इस्तेमाल है वो इस सेंस से बेहतर हो सकता है, क्योंकि जब आप नमक ऐड कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके रिप्लेनिश होना शुरू हो जाता है। इस मौसम में ख़ास तौर पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो जो आपके सोडियम है वो डिप्लीट हो रहा होता है, तो जब आप नमक को ऐड कर लेते हैं, वो डेफिनेटली सोडियम का सोर्स है, तो आपकी जो सोडियम है वो रिप्लेनिश होना शुरू हो। ठीक है, तो बेस्ट टाइम क्या है इन्हें कंज्यूम करने का, दोनों जूसेस के लिए मैं पूछ रहा हूँ, सत्तू का भी, गन्ने के जूस का भी? क्योंकि कई लोग शायद ये गलती भी कर जाते हैं कि खाना खाया तो उसके बाद जी अब जूस पी लेते हैं, तो ये प्रैक्टिस कैसी है? अच्छा, जो गन्ने के जूस की अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट टाइम ये है कि आप इसको मॉर्निंग में भी कंज्यूम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल एक किक स्टार्ट मिलेगा अपने दिन को स्टार्ट, और आप सारा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। सेकंड जो इसका बेस्ट टाइम हो सकता है वो आपका मिड मॉर्निंग स्नैक हो सकता है 10-11 बजे के करीब, और इसके बाद अगर हम बहुत अच्छे टाइम की बात करें तो वो है आपका लंच टाइम। उस टाइम पर ये बहुत आइडियल टाइम है गन्ने के जूस को लेने का। लेकिन अगर हम सत्तू की बात करें तो उसका आइडियल टाइम है मिड मॉर्निंग स्नैक, और इसके अलावा मिड डे स्नैक, मतलब दिन में 4-5 बजे के करीब। लेकिन इन दोनों जूसेस को लेते वक्त जो चीज़ आपने मेक श्योर करनी है वो ये करनी है कि आप इनका इस्तेमाल रात के टाइम ना करें, क्योंकि ये आपकी डाइजेशन में भी हिंड्रेंस के बायस बनेंगी और आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ जो अनहाइजीनिक एक प्रॉब्लम हम देखते हैं उसको किस तरह से ठीक किया जाए? ठीक है, सत्तू का जो शरबत है वो तो घर पर भी आप बना सकते हैं, ये गन्ने का जूस घर पर बनाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, और फिर जब हम बाहर से पीते हैं इसको तो हम देखते हैं वो जो मशीन्स हैं वहाँ पर मक्खियाँ हैं, वहाँ पर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, मट्टी भी वहाँ पर है, तो ये प्रैक्टिस कैसी है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि गन्ने के जूस के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन द वे वी आर टेकिंग, हम उसके जितने फ़ायदे हैं हम वो भी ख़त्म कर रहे हैं, और उल्टा हम बहुत सारी बीमारियों को दावत दे रहे होते हैं। सो जब भी आप जूस लें आप ये मेक श्योर करें, थोड़ी सी आप बात कर लें। एक तो हमारे यहाँ जिस तरह से मिल रहे होते हैं, आपने बात की, वो हाउस फ्लाइज होती हैं, जो बर्तन होते हैं वो प्रॉपर्ली वॉश नहीं होते, तो जब भी आप ख़रीदने जाएं कुछ पॉइंट्स हैं आप उनको मेक श्योर करें। सबसे पहले तो आप ये किसी अच्छे दुकानदार से वो जूस लें, ठीक है, जिसकी पर्सनल जो हाइजीनिक प्रैक्टिस है वो स्ट्रॉन्ग हो। इसके अलावा आप उसमें आइस
ऐड ना करवाएं, क्योंकि जो मार्केट में आइस मिल रही होती है वो जो आपकी सेफ्टी के पैरामीटर्स होते हैं उनको फुलफिल नहीं कर रही होती, ठीक है। फिर जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस आप इधर उधर के ऐड करवा रहे होते हैं वो भी ना आप ऐड करवाएं, और ये मेक श्योर करें कि वो जब आप गन्ने का जूस लें तो वो आपको फ्रेश ही बना कर दे। यूजुअली क्या हो रहा होता है, थोड़ा सा पड़ा होता है वो उस पर मजीद आपको ऐड करके दे रहे होते हैं, तो इस प्रैक्टिस को चेंज करें। और दूसरा, जब भी आप लेने जाएं ये मेक श्योर करें कि जिन बर्तन में वो आपको दे रहा है वो यूटेंसिल्स बहुत जो है कम्प्लीटली अच्छे से वॉश हुए होने चाहिए, ताकि जो कंटेमिनेशन या क्रॉस कंटेमिनेशन या जो डिजीजेस के चांसेस हैं उनको हम मिनिमाइज कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं वो शुगर है। तो दोनों ही जब शरबत और ये जूस हम देख रहे हैं तो इसमें जब हम शुगर को ऐड कर रहे हैं तब हमारे, क्योंकि टेस्ट बड्स इस तरह के डेवलप हो चुके हैं कि हम यहाँ पर मीठे के बगैर रह ही नहीं सकते। गन्ने में जिस तरह से नेचुरल शुगर मौजूद है, ये भी कितनी सेफ या अनसेफ हो सकती है अगर हम एक सर्टेन अमाउंट से एक्सीड करते हैं? अच्छा, उसमें यह है कि अगर तो आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो आप ले सकते हैं, मतलब 1 कप अ डे, क्योंकि जिस लेवल की इस टाइम गर्मी चल रही है उसमें इतना आपको एनर्जी लेवल्स चाहिए होता है, इतने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि आप ना तो डायबिटिक हो और ना आपको कोई एलर्जी हो। फूड एलर्जीज होती है ना, अगर गन्ने के जूस में कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर या आप पर्सनली उससे एलर्जन है तो फिर आप अवॉइड करेंगे, अदरवाइज इट्स सेफ टू यूज़। कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई ड्रिंक आप प्रेफर करना चाहती हो शुगर पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कंफ्यूज कहीं ना कहीं ज़रूर रहते हैं कि कौन सा जूस या कौन सी ड्रिंक हम गर्मियों के मौसम में पिएं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है डिहाइड्रेशन की से भी बचना है, इसके साथ साथ जितनी ज़्यादा प्यास लगती है उतना आप ठंडे या मीठे मशरूबात की तरफ जाते हैं। अच्छा, उसमें ये है वो जिंजर लाइम ड्रिंक ले सकते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। वो सत्तू ले सकते हैं, लेकिन अगेन सत्तू में चीनी और शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं उनका इस्तेमाल कर लेंगे या शक्कर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत कम मिकदार में। उसके साथ वो ज़ीरा ऐड कर लेंगे और इसके अलावा दालचीनी ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो सत्तू के अंदर हमने शुगर ऐड की है उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी स्ट्रांगली नहीं होगी, मतलब फूड का नेगेटिव इफेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो बहुत हाई नहीं होंगे। इसके अलावा आप क्यूकम्बर जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। आप कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस कर रहा होता है और आपकी जो डिहाइड्रेशन है उसको भी मैनेज कर रहा होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे अब शुगर के पेशेंट्स के लिए तो चले आपने बता दिया कि ये एक आसानी कहीं ना कहीं उनके लिए हो गई है। उसके बाद सेफ़ ऑप्शंस जब हम देखते हैं इस तरह से, जब चीज़ें हम एडअप करते हैं, मार्केट में डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, और उसके साथ अगर घर पे जब ये लोग जूसेस बना रहे हैं तो वो जो टैबलेट्स आती हैं शुगर की कोटेड टैबलेट्स आई गेस, और स्टीविया है, ये इससे कुछ चेंज कर सकते हैं, वो एक्सचेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप स्टीविया को ऐड कर लें, आप कैंड्रल को ऐड कर लें, कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड कर लें। उससे ये होगा कि जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स हैं ना वो बहुत हाई नहीं होंगे, मतलब जो आपकी रूटीन में मेडिकेशन चल रही है आपको उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जब भी वो किसी शुगर का इस्तेमाल करते हैं या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें अपनी जो करंट मेडिकेशन चल रही होती है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरफ स्विच कर जाते हैं तो फिर आपको रिवाइज नहीं करना पड़ती, मतलब उसी मेडिकेशन की उतनी ही डोजेज के साथ आप इन मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर अनीका ज़ाहिद साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और सत्तू का जो शरबत है या जिस तरह से हमने गन्ने के जूस को डिस्कस किया, ऑब्वियसली शुगर पेशेंट्स के अलावा मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ इस पर अमल ज़रूर करें। और बाकी जो लोग हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए ये शरबत, ये जूसेस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर ऐसे मौसम में जब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हीट वेव भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए इस तरह के जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद के दिल में वाक़ एक कुदरती ख़जाना है जो अपनी खूबसूरत वादियाँ, घने जंगलात और मतनू हैवानात के लिए जाना जाता है। लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा कि मार्गिला की पहाड़ियों पर लगने वाली आग ने न सिर्फ इस हसीन कुदरती मंजर को नुकसान पहुँचाया है बल्कि जंगलात, जानवरों और माहौलियात को भी शदीद मुतासर किया है।
आग लगने के बायस जंगल का कुदरती तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जहाँ ना सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो दरख्त वहाँ पर मौजूद होते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जंगली हयात मौजूद हैं, जिनमें चीता है, हिरन है, लोमड़ी है और दीगर परिंदे भी हैं, और छोटे जानवर भी फिर इन वाक़ियों से महफूज नहीं रहते हैं। ख़ास तौर पर चीते के नन्हे बच्चे सुल्तान की कहानी सुनकर दिल दहल जाता है, जिसने अपनी माँ और घर को आग लगने के बायस खो दिया और अब वो बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। ये अलमिया हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि मार्गिला हिल्स को साफ़ सुथरा और महफूज रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मार्गिला हिल्स पर आग लगने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें गैर जिम्मेदार शहरियों की लापरवाही भी है, सयाहों का लापरवाही रवैया है, कूड़ा करकट का जंगल में फेंकना है, बाज़ औक़ात कुदरती अवामिल जैसे सख्त गर्मी है, तेज़ हवा भी इसमें शामिल है। तो ये आग ना सिर्फ जंगलात को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये हवा की आलूदगी में इजाफा करके हम तमाम इंसानों की सेहत को भी मुतासिर करती है। इसीलिए मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क की हिफाजत और सफाई का ख्याल रखना नागुज़ीर है, ताकि ये कुदरती खूबसूरती कायम रहे, जंगली हयात भी इस हवाले से महफूज रहे। मार्गिला हिल्स में मौजूद अवेयरनेस मैन मंसूर हैं, जो अपनी आगाही मुहिम के लिए मशहूर हैं, शहरियों और सयाहों को आगाह करते हैं कि किस तरह से हम सबको मिलकर इस हसीन कुदरती माहौल को बचाना है और आग से होने वाले नुकसानात को हम किस तरह से कम भी कर सकते हैं। मंसूर शेरवानी अवेयरनेस मैन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। मंसूर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताएगा मार्गिला हिल्स पर आग लगने की सबसे बड़ी वजूहात जो हैं वो आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम शहरियों के हवाले से बात करें या सयाह जो वहाँ पर जाते हैं, क्या वो करें कि वहाँ पर इस तरह के वाक़यात ना पेश आएँ, या अगर पेश आ गया है अनफॉर्चुनेट कोई वाक़या, तो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो उन्हें सबसे पहले इख्तियार करनी है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखें, आग अक्सर लगती है इंसानी गफलत की वजह से। उसकी वजह यह है, एक तो इसमें सिगरेट इसका बहुत बड़ा हाथ है। लोग ये करते हैं कि सिगरेट को नीचे फेंका, एक दफ़ा पैर से दबाया और आगे चले गए, लेकिन वो सिगरेट बुझती नहीं है, हवा की वजह से उठ के वो जंगल में चली जाती है, या जो रोड है, रोड में से जा रहे होते हैं, चलती हुई कार में से सिगरेट बाहर फेंक देते हैं। उसकी वजह से बहुत, अभी यहाँ से डी चौक से थोड़ा आगे जाएँ, 2 हफ्ते पहले आग लग गई थी, तो एक बंदे ने जाते हुए ना गाड़ी में से जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया था, उसकी वजह से आग लग गई थी, इतनी मुश्किल से वो बुझाई गई है। देखिए, आग लगने की वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं, जो जानवर हैं, वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। हमें तो चींटी को भी मारने का हुक्म नहीं है। तो इसके अलावा लोग बारबेक्यू करने की कोशिश करते हैं, आग जलाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो छोड़ जाते हैं। इसकी वजह से जो कोयले होते हैं उनकी वजह से भी आग लग जाती है। फिर एक और चीज़, जो प्लास्टिक की बोतल होती है, अक्सर लोग पानी से भरी हुई फेंक देते हैं, कांच की बोतल फेंक देते हैं। मैंने खुद जंगल में जाकर कई दफ़ा बोतल उठाई है, उसको मैं बाहर लेके आता हूँ। देखें, जो कांच की बोतल है और भरे हुए पानी की बोतल है, वो एक मुहद्दब अच्छे का काम देती है। जब वो एक खास टेम्परेचर पे पड़ी रहेगी, उसमें से सूरज की रोशनी गुजर के पॉइंट बन के नीचे खुश्क घास पे या पत्तों पे पड़ेगी, और एक खास, जैसे आजकल हीट वेव चल रही है, उससे वो आग लग सकती है, क्योंकि यानी कि जंगल भी खुश्क है, घास फूस भी खुश्क है। तो बिल्कुल, और जो प्लास्टिक वहां पे पड़ा होता है, देखिए प्लास्टिक तो एटम बम का काम देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आग जलाने के लिए लोग ये करते हैं, कोयले के ऊपर प्लास्टिक के जो बैग होता है उसको आग लगा के गिराते हैं, क्योंकि प्लास्टिक तो ऐसे जलती है कि अगर थोड़ी सी भी चिंगारी है ना, प्लास्टिक, कूड़ा करकट, कचरा, बिरयानी के डब्बे, प्लास्टिक, ये तो उसको एटम बम की तरह फैला देती है। तो प्लीज़ एक और बात मैं कहना चाहूँगा, देखें, हम इंसान अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, जानवरों को भी अपने बच्चों से प्यार है, उन्हें भी दुख होता है, वो भी चीखते हैं। आप अगर एक मुर्गी भी है ना, मुर्गी भी शेर के सामने खड़ी हो जाती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो बहुत से यहाँ पे कलेज मुर्ग है, बहुत से ऐसे परिंदे हैं जो ज़मीन पे अंडे देते हैं, उनके अंडे जल जाते हैं। कभी अल्लाह ना करे कि आपको जाना पड़े, आप जाके देखें, परिंदे चीख रहे होते हैं, जानवर चीख रहे होते हैं, उनकी तकलीफ आप लोग महसूस नहीं करते। अगर आप लोग उनकी तकलीफ महसूस कर सकते होते तो कभी भी ये गलती ना करें। ठीक है मंसूर, अभी आपने बिल्कुल सही बातें की हैं कि जब भी हम किसी टूरिस्ट पॉइंट पर जाते हैं, जिस तरह से आज हम मार्गिला हिल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। हम जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जब वो खा लेते हैं, उनके रैपर्स हैं, बॉटल्स हैं, वो फेंक देते हैं। सयाहों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, उनमें ये अवेयरनेस तो होनी चाहिए। सफाई हमारे यहाँ वैसे ही हमारे मज़हब में निस्फ़ ईमान के तौर पर देखा जाता है। सफाई में अवाम का आप क्या समझते हैं, मज़ीद क्या किरदार होना चाहिए? जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, अगर दूसरे लोगों ने कूड़ा करकट फेंका है तो सिर्फ ये कहकर ना फिर गुजर जाएं कि ये किसी ने फेंका था, अब हम इसको क्यों उठाएं।
देखिए जो स्टूडेंट आते हैं ना, मैं उनको यही बात समझाता हूँ कि बच्चों मेरी बात सुनो, मैं आपको रोक रहा हूँ चीज़ अंदर ले जाने से। अगर आप आगे जाके देखते हो कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो आपने ये नहीं कहना यार मैनू रोक ले, आगे वही काम हो रही है। मैंने कहा आप रोल मॉडल बनो, आप कहो आज से हम ना कचरा फेंकेंगे, ना सिगरेट पियेंगे, ना मंकी फीडिंग करेंगे, और जो करता है करता रहे। आप हमें रोल मॉडल बन के दिखाओ। जब आप रोल मॉडल बनोगे अगला भी बंदा आपको देख के करेगा। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हमें एनवायरनमेंट का पता ही नहीं है, हमारी एजुकेशन ही नहीं है। अब मेरे घर में एक लड़की काम करती है, वो अपने घर गई तो उसके मियाँ ने मुझे कहा, उसको कहा कि यार जिस बाजी के घर तुम काम करती हो मंसूर भाई, वो तो बहुत ही गरीब बंदा है बेचारा, कचरा उठाता रहता है सारा दिन और बेच के गुजारा करता है। हालांकि वो बंदा पढ़ा लिखा था। यानी कि हमें एनवायरनमेंट का पता ही नहीं है। अगर कोई बंदा कचरा उठा रहा है, अपने मुल्क की खिदमत कर रहा है, तो वो कोई ऐसा वैसा है, पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर उसको कुछ करने को नहीं है। तो स्कूल लेवल से हमें एजुकेशन शामिल करनी चाहिए। स्कूल लेवल से बच्चों को बताना चाहिए कि बेटे सफाई निस्फ ईमान है, आप जहाँ पे बैठो वो जगह साफ करो। सिर्फ अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना ऑफिस नहीं, हमें अपना मोहल्ला, अपना पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ आए सारा पाकिस्तान मेरे साथ मिले, पूरे पाकिस्तान को कचरा फ्री करें, प्लास्टिक फ्री करें। देखिए मेरा मकसद ये है, एक दिन मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन हमारा नेशनल पार्क, हमारा पाकिस्तान क़यामत तक ऐसी सरसब्ज़ो शादाब रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया में एक मुकाम हो। अब जैसे मारगला में लोग आते हैं, मुझे देखते ही समझ जाते हैं, अरे अवेयरनेस मैन खड़ा हुआ है तो हमने ये चीज़, अब लोग समझने लगे, नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग, नो म्यूजिक, नो बारबेक्यू। ये लोग मुझे कहते हैं, बच्चे मुझे देखते ही कहते हैं, लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है। मेरा मकसद ये था कि आने वाली नस्लों को पता हो कि नेशनल पार्क है, आप उसमें क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। देखिए कूड़ा जो करकेट है सिर्फ आग ही नहीं लगाता, जानवरों को डिस्टर्ब करता है, इंसानों को डिस्टर्ब करता है। फिर वो उड़ के जब नदी नालों में आता है, शहरी इलाकों में जाता है, वो नाले चौक कर देता है, सैलाबी कैफियत हो जाती है, फिर मच्छर उसमें पैदा होते हैं, जरासीम पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमारी सोच से भी बाहर होते हैं कि कहां पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा मंसूर, इन केस अगर आग लग जाती है, अल्लाह न करे, तो उस सूरत में फौरी तौर पर क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, क्या इकदाम उस वक्त किए जाते हैं या करने चाहिए? देखिए अगर आप ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे आप सामने आग लगी हुई है, तो सबसे पहले आप देखें, अपने आग इर्द गिर्द देखें, 2 या 3 रास्ते आप देखें। उसके अलावा अगर आप रोड के ऊपर है ना, तो आप रोड से नीचे हो जाएं जहाँ पे मट्टी है, और अपने आप को मट्टी में रोल कर लें, ठीक है। और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ पहनी हुई है जो फौरी आग पकड़ती है, प्लास्टिक है या सिल्क टाइप चीज़ है, तो उसको उतार दें और अपने आप को मिट्टी के अंदर रोल कर लें, ठीक है। अब कोशिश करें कि आप सड़क से उतर के लेटे रहें। और 2 रास्ते इसलिए तलाश कर लें कि हो सकता है कि एक रास्ते पे जाएं तो दूसरी तरफ से घूम के आप उधर भी आ जाए। तो आप 2 रास्ते अपने ज़हन में रखें और वापसी की तरफ चल पड़े। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घबराहट से इंसान ना गलत कदम उठाता है। आप बिल्कुल पुरसुकून रहें, सांस लें, और बिल्कुल जो रास्ता आपको समझ आए कि इस तरफ आग नहीं है, आप उस तरफ चल पड़े, ठीक है। और अगर हवा उस तरफ आ रही हो ना, आपने उस तरफ नहीं जाना, क्योंकि हवा के साथ फिर आग उस तरफ आएगी। और आग को फैलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आग हो सकता है कि आप जिधर से आप आए हैं वहाँ पे आग है, आप कह दीजिए 2 फुट की आग है, मैं फलांग के आगे चला जाऊँ, हो सकता है कि आगे और ज्यादा आग हो। तो आप दूसरी सिमत में जाएं और अपने आप को रोल कर लें मिट्टी के अंदर। और सबसे पहले जो आप 15 है या यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं उस पर कॉल करें, ताकि आपको जो इमदादी अमला आप तक पहुँच सके, ठीक है, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा सके। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम जंगली हयात की बात करते हैं, ख़ास तौर पर जैसे हमने अपने इंट्रो में भी बताया, चीते जैसे जानवरों की हिफाजत के लिए कौन से पैरामीटर्स हैं या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए यहाँ पे 8+ लेपर्ड रह रहे हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं। लेपर्ड के रहने का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी और जो इकोसिस्टम है बहुत अच्छा है, उसके रहने के लिए जगह अच्छी है, उसके यहाँ पानी मिल रहा है, उसके करने को शिकार बहुत है, ठीक है। देखिए लेपर्ड इंसानी आबादी में आज तक नहीं आया। आपने कभी सुना कि ये लेपर्ड इस्लामाबाद में आ गया हो? हालांकि रोड के इधर आबादी है, रोड के इधर एक नेशनल पार्क है, इस्लामाबाद वाहिद एक दुनिया का ऐसा कैपिटल है, इंसान उसके अंदर घुसता है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि मैंने मार्गलाइज नेशनल पार्क को बचाने इंसानों से, क्यों? इंसान इसके अंदर घुसता है, जानवरों को तंग करता है, कचरा फेंकता है, आग इसमें जलाने की कोशिश करता है और चाहता है कि आप इससे कमर्शियल एक्टिविटीज़ करें। तो लेपर्ड एक शाई एनिमल है, अपने घर में रह रहा है, प्लीज़ उसको रहने दो, उसकी भी ज़िंदगी है, वो यहाँ हंसी खुशी रह रहा है। लोग कभी शिकारी वहाँ पर चले जाते हैं, कभी आग लगाने वाले चले जाते हैं, कभी वैसे लोग चले जाते हैं, इससे उनको इंसानों से उसको खतरा है, इंसानों को उससे लेपर्ड बिल्कुल खतरा नहीं है। तो प्लीज़ सब लोग इस बात का ख्याल करें, उसको वहाँ पे आराम से रहने दें। नेशनल पार्क में रात को आ जाएं, क्योंकि लेपर्ड नॉकटर्नल एनिमल है, वो रात को एक्टिव होता है। देखें अब मैं सुबह उठता हूँ, मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे नाश्ता दे दिया, मैं खुद उठा, मैंने नाश्ता बनाया, फ्रिज से पानी पिया। लेकिन जब जानवर उठता है तो उसने सारे मार्गला में फिरना है,
एक जगह से उसने पानी पीना है, एक जगह से उसने फ्रूट खाना है, कहीं से उसने शिकार करना है। अगर ह्यूमन ट्रैफिक भी बीच में होगी तो जानवर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो खाना पीना नहीं कर सकेगा, वो टेंशन में आ जाएगा और बीमार हो जाएगा और वो ये एरिया छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। देखिए ये इस्लामाबाद की खूबसूरती मार्गल हाइट्स नेशनल पार्क है। मार्गल हाइट्स नेशनल पार्क की खूबसूरती उसके जो अंदर रहने वाले जानवर हैं, और मेरा ख्याल कोई दुनिया में ऐसा कैपिटल नहीं है जहाँ पे आप लेपर्ड भी इंजॉय कर सकते हैं और आराम से रह रहे हैं। ये जब कोरोना के दिन थे उन दिनों में यहाँ पे लेपर्ड की मूवमेंट देखी गई थी कैमरा ट्रैप के जरिए। फिर जो कैमरा ट्रैप लगा होता है ना, कैमरा ट्रैप में जो पिक्चर आती है उस पिक्चर को पिक्चर से मिला के देखा जाता है कि यहाँ पे कितने लेपर्ड हैं। तो 8+ लेपर्ड हैं। अभी भी ये देखा गया है कि किसी ने लेपर्ड देख भी लिया तो लेपर्ड अपना रास्ते चला गया। लेपर्ड ने कभी भी किसी को तंग नहीं किया और हमला नहीं किया। तो इंसानों को चाहिए कि उससे दूर रहें, बल्कि ये अवेयरनेस फैलाएं कि भी जानवरों के भी हकूक हैं। एक साहब मुझे कहते हैं यार तू की हर तक कीड़े मकोड़ों के पीछे पिया रहता है। मैं कहता है कीड़े मकोड़ों की भी हैसियत है। जो कीड़ियां हैं ना वो भी कॉलोनीज बना के रहती हैं। आप कभी मेरे साथ मारगला में आए, आप ज़मीन खोदना शुरू करें, जैसे ज़मीन खोदेंगे तो तरह तरह के कीड़े मकोड़े नीचे चलना फिरते आपको नज़र आ जाएंगे। उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, एक लाइफ है। उन्होंने अपने रूम्स बनाए होते हैं और जहाँ पे आप खाना स्टोर करते हैं वो स्टोर बनाए होते हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाई होती है। यानी कि उनको आप क्यों तंग करते हैं, क्यों छेड़ते हैं? अगर एक दरख्त भी मारगला में गिर जाए पहाड़ के इसमें नेशनल पार्क पे, हम उसको भी नहीं हटाते। क्यों? जब एक दरख्त नीचे गिरेगा कीड़े मकोड़ों की रिहाइशगाह बन जाएगी, उससे उनको खाना मिलेगा, उसमें वो अंडे देंगे, तो एक इकोसिस्टम आगे की तरफ चल पड़ेगा। उनकी जो स्पेस है, उसकी रिस्पेक्ट भी हमें करनी चाहिए। उनकी स्पेस में हमें नहीं जाना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मसूर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब जो चीते का बच्चा था सुल्तान, उसकी कोई स्टोरी है वो मैं जरूर चाहूंगा आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए एक वक्त था कि ये मारगला नेशनल पार्क में चीते का बच्चा रहता था सुल्तान। उसकी दोस्त थी हिरन, ठीक है, रानी उसका नाम था, और एक मिठू तोता उनका दोस्त था। तो तीनों को मारगला में छुपन छुपाई खेलना, तितलियों के पीछे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो एक सुबह ये तीनों छुपन छुपाई खेल रहे थे तो मियाँ मिठू ने देखा, अरे वो देखो काले रंग का धुआं उठ रहा है। तो सुल्तान जो चीते का बच्चा था जब उसने उस तरफ देखा, उसने कहा अरे ये तो जंगल की आग है, काला धुआं हमारी तरफ आ रहा है, हमारे घर जल रहे हैं, चलो हम भागते हैं नदी की तरफ जो एक महफूज जगह है। तो तीनों दोस्त भागे, मियाँ मिठू तोता ऊपर उड़ा। तो रास्ते में आने वाले वो सारे जानवरों को बताते रहे कि आग हमारी तरफ आ रही है, तो सब नदी की तरफ चलें जो एक महफूज जगह है और पानी का किनारा भी है। तो सब जानवर उनके साथ हो गए। रास्ते में हौलनाक किस्म के मंजर थे, कलेज मुर्गे और बतेरे जानवर हैं, उनके अंडे जले हुए थे, वो रो रहे थे, हर तरफ जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी। एक अजीब और गरीब किस्म का मंजर था। फिर काले धुएं ने उसको अच्छी घेर लिया, उन सबको। मियाँ मिठू ऊपर से उड़ता हुआ उनको रास्ता बता रहा था। तो खैर किसी ना किसी तरह वो नदी के किनारे पहुंचे। सारे जंगल के जानवर वहाँ इकट्ठे हो गए। तो फिर सुल्तान को याद आया, अरे हमारा वो जो बूढ़ा कछुआ है वो तो उसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठा हुआ होगा, हम तो उसको लाना भूल गए। तो सुल्तान ने कहा नहीं, मैं तो उसको लेने जाऊंगा। सब ने उसको मना किया कि आग लगी हुई है, गहरे बादल हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, आप ना जाओ। लेकिन उससे कहा मैं जाऊंगा। फिर तीनों दोस्त रानी, हिरन, मियाँ मिठू तोता और जो सुल्तान है वो बरगद के दरख्त की तरफ चल पड़े। जैसे कैसे वहाँ पहुंचे देखा तो कछुआ बैठा मुस्कुरा रहा था। वो कह रहा था मुझे पता था कि मेरा दोस्त इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो उन तीनों ने उनको अपने साथ लिया और नदी की तरफ चल पड़े। फिर रास्ते में वही हौलनाक मंजर, जानवर जल रहे हैं, जानवरों के घर तबाह हो गए हैं, दरख्त गिरे हुए हैं, एक अजीब अजीब हौलनाक मंजर। तो बिल्कुल ऐसी यकीनी तौर पर ऐसी जो स्टोरीज हैं वो बच्चों को बताने के लिए भी हैं, बच्चों को इंस्पायर करने के लिए भी हैं। तो हमें ये चाहिए कि जो सयाह वहाँ पर जा रहे हैं, जो अवाम वहाँ पर जा रहे हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। लास्टली बस मैं आपसे पूछूंगा, मारगला हिल्स के हवाले से क्या समझते हैं आप, क्या सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट रही है, या क्या इस हवाले से आप अभी भी अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेल हमारे साफ़ हैं। 2-3 साल पहले जब मैं ट्रेल्स पे जाता था तो 1-2 किलोमीटर के एरिया में बड़े बैग्स, मैं 4-4, 5-5 बैग अकेला लेके आता। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दिन पहले भी गया था तो बैग करते छोटे हो गए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लोग कचरा कम फेंक रहे हैं। फिर जो रीयूजेबल बोतल यूज कर रहे हैं, जिस चीज से मैं लोगों को मना किया, अब तो लोग आके मुझे कहते हैं अवेयरनेस मैन ये देखो हम अपना बैग पैक ले लिया, रीयूजेबल बोतल ले लिया, टिफिन ले लिया। और बाकी मेरी जो ख्वाहिश ये है कि आए हम सब मिलके ना सिर्फ मारगला हिल्स नेशनल पार्क को बल्कि पूरे पाकिस्तान को कचरा फ्री करें, प्लास्टिक फ्री करें, क्योंकि मैं ये मुहिम लेके चल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ पूरे बिल्कुल हमारा भी ये मैसेज है कि लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मंसूर शेरवानी, अवेयरनेस मैन, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मारगला हिल्स को लेकर और हम सबको चाहिए कि जिस तरह से वो अवेयरनेस फैला रहे हैं उस पर हम अमल दरामद भी करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, दुनिया के कुछ कवानीन इतने अजीब होते हैं कि सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के एक ऐसे शहर में जहां ऊंची हील पहनने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्मेल बाय डीसी की, जो कि कैलिफोर्निया के मॉन्ट्री जजीरा नुमा में वाक़े एक खूबसूरत और छोटा सा साहिली शहर है। इस शहर में अगर आपकी हील्स की ऊंचाई 2 इंच से ज़्यादा है और उसका बेस 1 मुरब्बा इंच से कम है तो कानून फिर ये कहता है कि आप सिटी हॉल से बाकायदा इसका इजाज़तनामा हासिल करेंगे। बग़ैर परमिट के ऐसी हील पहनकर अवामी मकामात पर चलना ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये परमिट बिल्कुल मुफ्त जारी किया जाता है, इसके कोई पैसे नहीं लिए जाते और सयाह इसे अक्सर यादगार के तौर पर संभाल कर भी रखते हैं। और ये ख़ास तौर पर ये जो सर्टिफिकेट है ये दरख्वास्त दहिंदा के नाम पर ही जारी होता है, जिस पर सिटी क्लर्क के सिग्नेचर भी मौजूद होते हैं। यानी हील पहनने का जो कानूनी लाइसेंस है वो अब स्टाइल के साथ है। और अब इसमें सवाल ये है कि आखिर ये कानून क्यों बनाया गया, क्योंकि थोड़ा सा अजीब व गरीब कानून तो है, तो इसकी कहानी भी कुछ दिलचस्प नहीं है। ये जो कानून था ये 1963 में उस वक्त बनाया गया था जब सिटी अटॉर्नी ने फुटपाथ पर बनने वाली दरारों और वहाँ पर उभरी हुई जड़ों से पैदा होने वाले कुछ निशानात की जो ट्रिपिंग थी उसके ख़तरात की निशानदेही भी की। शहर में मौजूद जिस तरह से देवकामत, सनोबर और मॉनिटरी पाइन्स की जड़ें थी वो फुटपाथ को धकेलती जा रही थी, जिससे हादसात के इम्कानात भी बढ़ गए थे। तो ऊंची हील्स की जब हम बात करते हैं या हम देखते हैं कि जहां पर ज़मीन ना हमवार होती है तो इसका जो इम्तजाज है वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता था। इसलिए शहर ने एक ऐसा अनोखा लेकिन अमली इक़दाम उठाया कि अगर कोई भी ऊंची हील पहनकर यहाँ पर चलना चाहता है तो फिर उसे पहले यहाँ पर परमिट हासिल करना होगा, ताकि अगर खुदा न खासा कोई मुमकिन हादसा भी हो तो उसकी सूरत में शहरी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कानूनी चाराजोई जो है वो ना की जा सके। तो आज हम देखते हैं कि ये कानून सिर्फ हिफाजत का ज़रिया ही नहीं है बल्कि ये कार्मेल बाय डीसी की एक सकाफती पहचान भी बन चुका है। और इसके साथ साथ जब हम इसको देखते हैं तो दुनिया के इन चंद कवानीन में शामिल है जो बैक वक्त संजीदा भी है और कहीं ना कहीं हमें दिलचस्प भी दिखाई देता है। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।